एक पल के लिए 1990 का न्यूयॉर्क कल्पना कीजिए। साउथ फिफ्थ एवेन्यू के नंबर 35 पर एक प्रयोगशाला में, जहां विशाल तांबे की कुंडलें और एक लगातार गूंजती हुई आवाज है जो बाहों के रोंगटे खड़े कर देती है, वहां दो आदमी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक लंबा है, बेहद दुबला पतला और लगभग जुनूनी अंदाज में सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनता है, और उसकी नजर ऐसी है जैसे वह भविष्य को वास्तविक समय में देख रहा हो। मैं निकोला टेस्ला की बात कर रहा हूं। दूसरा आदमी एक बेतरतीब सफेद बालों वाला, घना मूंछों वाला है और उसके मुंह में हमेशा एक सिगार रहता है। वह सैमुअल क्लेमेंस है, हालांकि पूरी दुनिया उसे मार्क ट्वेन के नाम से जानती थी। और सवाल यह है कि ये दोनों जीनियस एक दूसरे से कैसे मिले? तो इसका जवाब है, सबसे मानवीय तरीके से, आपसी प्रशंसा के कारण। ट्वेन, जो अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध लेखक थे, तकनीक से मोहित थे, और टेस्ला, जो बिजली को वश में कर रहा था, ट्वेन की किताबों का समर्पित पाठक था। वे बन गए अलग न होने वाले दोस्त। टेस्ला ने तो यहां तक कहा था कि ट्वेन की किताबें ही वह एकमात्र चीज थीं जिन्होंने कुछ साल पहले उसे एक घातक बीमारी से उबरने में मदद की थी। लेकिन देखो, न्यूयॉर्क के लैब में उन रात के मुलाकातों में ट्वेन सिर्फ टेस्ला से बातें करने नहीं जाता था, वह वहां राहत पाने भी जाता था। वह उस चीज से पीड़ित था जिसे वह खुद नीले राक्षस कहता था, यानी भयानक पाचन समस्या, पुराना कब्ज और ऊर्जा की कमी, जो उसे पूरी तरह से उदासीनता में डुबो देती थी। एक दिन टेस्ला ने उसे उस इंजीनियर वाली हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, सैम, वहां चढ़ जाओ। और वहां एक धातु की प्लेटफॉर्म थी, एक यांत्रिक और विद्युत दोलित्र, जिसे टेस्ला अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करता था। एक बार जब ट्वेन उस पर चढ़ गया, टेस्ला ने एक स्विच दबाया और अचानक ट्वेन खुद को एक स्नान में घिरा हुआ पाया, लेकिन यह पानी का नहीं, बल्कि बहुत उच्च आवृत्ति की धाराओं का स्नान था। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, न ही उसे झटके लग रहे थे। जो वह महसूस कर रहा था वह एक तरह की जीवनदायिनी झंझनाहट थी, एक गर्माहट थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह उसके अपने हड्डियों के भीतर से पैदा हो रही है। और कहानी बताती है कि ट्वेन उस ताकतवर एहसास से इतना मंत्रमुग्ध था कि वह नीचे उतरने से साफ इनकार कर रहा था, जबकि टेस्ला बार बार उसे चेतावनी दे रहा था और कह रहा था, सैम, नीचे उतर जाओ, क्योंकि मशीन पर इतना समय तक चढ़े रहना अच्छा नहीं है। लेकिन ट्वेन उसकी बात नहीं मान रहा था और ऐसा ही चलता रहा। तब अचानक बिजली ने अपनी सफाई का काम कर दिया और लेखक को, जैसा कि मैंने कहा, अचानक कूदकर लैब के बाथरूम की ओर भागना पड़ा, इतनी जल्दी में जितनी उसने वर्षों में महसूस नहीं की थी। टेस्ला, जाहिर है, मेरी तरह हंस रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा था कि यह कोई भद्दा मजाक लगे। टेस्ला हंस रहा था क्योंकि उसने अभी अभी कुछ ऐसा साबित किया था जिसे आज की चिकित्सा बस अब फिर से खोजने लगी है। यानी उसके दोस्त के शरीर को न तो किसी रसायन की जरूरत थी और न ही किसी तरह की सफाई की। ट्वेन को जो चाहिए था वह यह था कि कोई उसके जैविक ऑसिलेटर को फिर से ट्यून कर दे। और जब मैं जैविक ऑसिलेटर की बात करता हूं तो मेरा क्या मतलब है? देखो, तुम कल्पना करो कि एक गिटार की तार है। अगर तुम उसे बजाओ तो वह तार चुप नहीं रहती, बल्कि वह एक ओर से दूसरी ओर लगातार एक ही गति से कंपन करती है, और यही एक संगीत की धुन बनाती है। यही एक प्रणाली का दोलन करना है। अगर तार अपने सही ताल पर कंपन करती है तो संगीत शुद्ध होता है, और अगर कोई चीज उसे रोक दे या गलत समय पर छू दे तो उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, या फिर सुर बिगड़ने पर वह शोर बन जाती है। तो बात यह है कि तुम्हारे अंदर भी अनगिनत अदृश्य तारे हैं। तुम्हारा दिल एक ऑसिलेटर है जो धड़कन की गति तय करता है। तुम्हारे फेफड़ों की भी अपनी एक लय होती है। यहां तक कि तुम्हारे न्यूरॉन्स भी एक सटीक ताल के साथ बिजली छोड़ती हैं। सबसे गहरे स्तर पर हर कोशिका एक छोटे मोटर की तरह होती है जो कंपन करती है और जिसमें अपना खुद का सुर होता है। जब टेस्ला ने ट्वेन को उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया तो असल में उसने ट्वेन के भीतर की सारी बेसुरी तारों को फिर से सुर में लाकर उसकी ऑर्केस्ट्रा को
एक ही ताल में बजने दिया। वह किसी एक अंग को ठीक नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी ऑर्केस्ट्रा को फिर से एक ही ताल में ला रहा था। टेस्ला जानता था कि उसने जो किया वह कोई जादू नहीं था, उसने बस अपने दोस्त के हार्डवेयर को सही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके फिर से चार्ज कर दिया था। और यहीं पर तुम आते हो, क्योंकि अगर टेस्ला ने ट्वेन को 100 साल से भी ज्यादा पहले रोशन कर दिया था, तो आज तुम ये जानने वाले हो कि वही इंजीनियरिंग ये समझा सकती है कि तुम थके हुए, उदास या बीमार क्यों महसूस करते हो, और कैसे तुम्हारा शरीर ठीक वैसे ही जैसे मार्क ट्वेन का था, असल में एक इलेक्ट्रिक कंडेंसर है जो फिर से चार्ज होने का इंतजार कर रहा है। तुम सोच रहे होगे कि ट्वेन के शरीर में असल में हुआ क्या था, ताकि एक आदमी जो उदासी और दर्द में डूबा हुआ था, उस प्रयोगशाला से एक किशोर की ऊर्जा के साथ बाहर निकल सके। क्या यह एक चमत्कार था? नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं था। टेस्ला के लिए चमत्कार बस भौतिकी के वे नियम थे जिन्हें अभी तक समझाया नहीं गया था। और मैं चाहता हूं कि आज तुम यह समझो जो तुम्हारी सोच बदल देगा। आईने में खुद को देखने का तुम्हारा नजरिया यह होगा कि टेस्ला अपने दोस्त के लक्षणों का इलाज नहीं कर रहा था, वह कुछ और भी गहरा कर रहा था। वह उसकी ऊर्जा स्रोत की मरम्मत कर रहा था। और अब आगे बढ़ने से पहले कल्पना करो कि हम उस प्रयोगशाला का दरवाजा खोलते हैं और बहुत सावधानी से सैम के शरीर के अंदर चले जाते हैं। चलिए विस्तार से देखते हैं कि मोटर के आखिर कौन कौन से आंतरिक पुर्जे चल रहे थे और कौन से गियर तेजी से घूम रहे थे जब वह उस विशेष जीवनदायी झंझनाहट को महसूस कर रहा था। आइए अब हम पूरी तरह से माइक्रोफोरेंसिक स्तर के नीचे गहराई तक उतरकर इसकी जांच करते। और यहां एक पल के लिए भूल जाओ कि स्कूल में तुम्हें कोशिकाओं के बारे में क्या सिखाया गया था, जैसे वे केंद्र में नाभिक वाली जिलेटिन की थैलियां हों। यह इतनी उन्नत तकनीक के लिए बहुत ही कमजोर विवरण है, जैसी तकनीक आज तुम्हारे पास उपलब्ध है तुम्हारे उपयोग के लिए। और मैं चाहता हूं कि तुम हर एक कोशिका को उसी रूप में देखो जैसी वे वास्तव में इंजीनियरिंग के लिहाज से हैं, यानी एक उच्च सटीकता वाला विद्युत संधारित्र। देखो, एक संधारित्र के बारे में सोचो। ये मूल रूप से दो चालक प्लेटें होती हैं जिनके बीच में एक इंसुलेटर होता है, और तुम्हारे शरीर में ये प्लेटें कोशिका का अंदरूनी और बाहरी हिस्सा हैं, और इंसुलेटर है कोशिका झिल्ली, वह तरह की इतनी पतली और इतनी परिपूर्ण वसा की परत कि वास्तव में वह दोनों प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करती है। और इसका काम सिर्फ अलग करना नहीं है, बल्कि यह चार्ज जमा करने का भी है, क्योंकि यह एक छोटी सी बैटरी है, लेकिन इसकी शक्ति हैरान कर देने वाली है। और अब इस बात पर ध्यान दो, क्योंकि यही तय होता है कि तुम स्वस्थ रहोगे या बीमार। एक स्वस्थ, जीवंत और युवा कोशिका में विभवांतर यानी वोल्टेज लगभग -70 मिलीवोल्ट होता है। लेकिन तुम कहोगे यह तो बहुत कम है। तो ठीक है, अगर हम उस वोल्टेज को उस लगभग अदृश्य झिल्ली की मोटाई के अनुपात में देखें, तो हम लाखों वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यानी हम एक जबरदस्त तनाव की बात कर रहे हैं। और यही वह विद्युतीकृत बाड़ है जो वास्तव में तुम्हारे हार्डवेयर की रक्षा कर रही है। और एक छोटी सी बात उन लोगों के लिए जो ज्यादा जिज्ञासु हैं, कभी कभी तुम सुनोगे कि तुम्हारे शरीर का पीएच भी एक तरह का वोल्टेज है, और यह सच है, लेकिन इन्हें आपस में मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि पीएच तुम्हारे वातावरण का वोल्टेज है, उस तरल का जिसमें तुम्हारी कोशिकाएं तैर रही हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे पूरे शहर की पाइपलाइनों में पानी का दबाव होता है। लेकिन ये -70 मिलीवोल्ट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारी अपनी बैटरी का विशिष्ट वोल्टेज है, कोशिका। और यहां तुम्हें जरूरत है कि बाहर का दबाव सही हो, यानी तुम्हें एक क्षारीय पीएच की जरूरत है, ताकि तुम्हारी कोशिका अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त कर सके, उन -70 मिलीवोल्ट्स तक। और अगर वातावरण सही नहीं है तो तुम्हारी बैटरी ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाती है जब तुम स्वस्थ हो। तुम्हारे ट्रिलियन कंडेंसर पूरी तरह चार्ज हैं, और -70 मिलीवोल्ट्स की उस स्थिति में तुम्हारी कोशिका सचमुच अजेय है। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया और कोई भी विषाक्त पदार्थ नहीं तुम्हारे सिस्टम से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि विद्युत दबाव इतना अधिक है कि केवल भौतिकी के कारण ही वह उसे दूर धकेल देता है।
ये ऐसा है जैसे एक चुंबक को उसी ध्रुव से दूसरे चुंबक के पास लाने की कोशिश करना। यह असंभव है। एक अदृश्य लेकिन अभेद्य शक्ति होती है जो दोनों के बीच संपर्क को रोकती है। और क्या होता है जब तुम तनाव में होते हो, जब तुम बिना जानकारी वाले पानी से निर्जलित हो जाते हो, या जब तुम शत्रुतापूर्ण विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से घिरे होते हो, तो वह वोल्टेज गिरना शुरू हो जाता है। तुम -50 मिलीवोल्ट्स, -40 मिलीवोल्ट्स तक नीचे आ जाते हो और यहीं पर इंजीनियरिंग विफल हो जाती है। झिल्ली कमजोर हो जाती है, हस्तक्षेप के लिए छिद्र युक्त हो जाती है, विद्युत क्षेत्र गिर जाता है और अचानक आक्रमणकारी को पकड़ने के लिए जगह मिल जाती है। बीमारी मेरी दृष्टि से और खासकर टेस्ला के दृष्टिकोण से कोई बाहरी हमला नहीं है। ये विद्युत दबाव की हानि है। ये एक वास्तविक स्थानीय ब्लैकआउट है। और टेस्ला जानते थे कि जो उच्च आवृत्ति वाली धाराएं वे ट्वेन पर लगाते थे, उनमें इन जैविक संधारित्रों को बिना जलाए चार्ज करने की क्षमता होती थी। ठीक वैसे ही जैसे अभी वायरलेस चार्जिंग से आपका फोन चार्ज होता है, वे कॉइल्स ट्वेन की कोशिकाओं को उनका मूल वोल्टेज वापस दे रही थीं। वह उनकी जीवन ऊर्जा का स्विच बढ़ा रहे थे। इसीलिए जब ट्वेन प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे तो ऐसा नहीं था कि वे अच्छा महसूस कर रहे थे, बल्कि उनका हार्डवेयर बस फिर से ट्यून हो गया था। उनके माइटोकॉन्ड्रियल इंजन फिर से सही गति से घूमने लगे क्योंकि संधारित्र में अब काम करने के लिए आवश्यक वोल्टेज था। और अब देखो, अगर तुम मेरे साथ बने रहो तो कुछ ही मिनटों में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम बिना अपने ड्राइंग रूम में 3 मीटर की कॉइल लगाए अपने बायोफील्ड की भी रक्षा करना शुरू कर सकते हो और अपनी विद्युत संप्रभुता वापस पा सकते हो। क्योंकि देखो, एक चार्ज्ड शरीर वह शरीर है जिसे बीमारी का डर नहीं होता। और अब मैं चाहूंगा कि हम इस डिजाइन बोर्ड पर एक कदम और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर तुमने समझ लिया है कि तुम एक कंडेंसर हो जो चार्ज जमा करता है, तो अब तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि वह चार्ज कैसे संप्रेषित होता है। और यहीं पर टेस्ला अपने समय के सभी वैज्ञानिकों से अलग हो जाता है। जब दूसरे लोग तारों को लेकर जुनूनी थे, टेस्ला रेजोनेंस को लेकर जुनूनी था। कल्पना करो कि तुम एक बच्चे को झूला झुला रहे हो, एक झूले पर। झूले की अपनी एक प्राकृतिक लय होती है, अपनी खुद की झूलने की गति होती है, और अगर तुम उसे किसी भी समय धक्का देने की कोशिश करते हो तो सबसे अधिक संभावना है कि तुम उससे टकरा जाओगे, उसे रोक दोगे, या यहां तक कि बच्चे को चोट भी पहुंचा सकते हो, क्योंकि तुम बल का उपयोग कर रहे हो लेकिन वहां कोई रेजोनेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम सही समय का इंतजार करते हो, उस सटीक पल का जब झूला ऊपर जाना बंद करता है और नीचे आना शुरू करता है, और वहीं पर तुम झूले को हल्का सा धक्का देते हो और झूला फिर ऊपर चला जाता है, बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर तरीके से। और तुमने असलियत में लगभग कोई मेहनत नहीं की, लेकिन अधिकतम गति हासिल कर ली। यही है रेजोनेंस। यानी जब तुम बाहर से जो शक्ति लगाते हो वह अंदर की प्राकृतिक लय के साथ बिल्कुल मेल खाती है। टेस्ला इस बात को लेकर जुनूनी हो गया क्योंकि उसने इसे समझ लिया था, धन्यवाद, कि मानव शरीर को जबरदस्ती धक्का देने की जरूरत नहीं है, जो कि मूल रूप से वही है जो रासायनिक दवाएं करती हैं। वे दरवाजे तोड़ते हुए अंदर आती हैं। शरीर को जो चाहिए वह यह है कि कोई उसकी लय यानी उसकी आवृत्ति को पहचाने और ठीक सही समय पर उसे वह छोटा सा धक्का दे। एक और उदाहरण जो शायद तुम्हें इसे समझने में मदद कर सके वह है ओपेरा गायक और कांच के गिलास का उदाहरण। महान इतालवी टेनोर एनरिको कारुजो दोस्तों के साथ बैठकों में गिलास को हल्का सा ठपठपाते थे और इस तरह उसकी प्राकृतिक ध्वनि यानी उसकी अनुनाद आवृत्ति सुन सकते थे। और एक बार जब उनके विशेष कान ने उस स्वर को पकड़ लिया तो वे गिलास को अपने चेहरे के पास ले आते थे और उसी स्वर को बेहद ताकत के साथ गाते थे। जब उसकी आवाज का कंपन कांच के कंपन से मेल खाता था तो गिलास कांपने लगता था और थोड़ी देर बाद फट जाता था। क्यों? क्योंकि गायक वही सटीक स्वर ढूंढ लेता था जो कांच के परमाणुओं को कंपनित करता था, और जब दोनों कंपन मेल खाते थे तो ऊर्जा इतनी बढ़ जाती थी कि कांच उसे सहन नहीं कर पाता था। टेस्ला के लिए उपचार बिल्कुल यही था।
अपनी कोशिकाओं का स्वर ढूंढना और उसे बाहर से बजाना। जब कोई कोशिका अपनी खुद की धुन सुनती है तो वह जोर से कंपन करने लगती है, अपनी ऊर्जा वापस पा लेती है और खुद को फिर से चार्ज कर लेती है। और ये कोई जादू नहीं है, ये बस सही ताल ढूंढना है, संगीत की, जीवन की ताल। निश्चित ही आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे होंगे जो बिल्कुल तर्कसंगत है। आप कहेंगे, जोसे मारिया, अगर टेस्ला मार्क ट्वेन को हजारों वोल्ट की धाराएं देता था तो क्यों? वह उसे मार क्यों नहीं देता था? वह मशीन से चिपक क्यों नहीं जाता था या पूरी तरह से झुलस क्यों नहीं जाता था? और इसका जवाब है शुद्ध उच्च आवृत्ति इंजीनियरिंग। निकोला टेस्ला ने खोजा कि मानव शरीर में एक बिल्कुल ही आकर्षक विशेषता होती है। कम आवृत्तियों पर, जैसे कि हमारे घरों के सॉकेट्स में 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, बिजली खतरनाक होती है क्योंकि यह दिल की धड़कन और नसों के साथ हस्तक्षेप करती है। लेकिन जब आप आवृत्ति को हजारों या लाखों चक्र प्रति सेकंड तक बढ़ा देते हैं तो कुछ सचमुच जादुई होता है। जूल प्रभाव गायब हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है और कैपेसिटिव कपलिंग प्रभाव में आ जाता है। और अब देखिए, हम विस्तार में जाने वाले हैं। आवृत्ति के बारे में सोचिए। आपके घर में 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज का मतलब है कि बिजली प्रति सेकंड 50 या 60 बार दिशा बदलती है। यह एक धीमी गति है, बिल्कुल समुद्र की लहरों जैसी, जैसे कोई कील पर लगातार चोट कर रहा हो। लेकिन जब टेस्ला हजारों या लाखों की बात करते थे तो हम एक जबरदस्त पैमाने की छलांग की बात कर रहे हैं। एक सेकंड में 10 लाख चक्र यानी 1 मेगाहर्ट्ज आपके दीवार के सॉकेट से 20,000 गुना तेज है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप कछुए को चलते हुए देख रहे हो और फिर अचानक एक हमिंग बर्ड के पंख इतनी तेजी से फड़फड़ाते हैं कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते। तो होता यह है कि इतनी तेज गति पर बिजली एक प्रवाहित धारा की तरह व्यवहार करना छोड़ देती है जो तार में बहती है, और यह एक रेडियो तरंग की तरह व्यवहार करने लगती है जो हवा में यात्रा करती है। और जहां तक उस झूल प्रभाव की बात है जिसका मैंने जिक्र किया था, वह कुछ ऐसा है जिसे आप हर दिन अनुभव करते हैं। यह मूल रूप से एक भौतिकी का नियम है जो कहता है कि जब बिजली ऐसे पदार्थ से गुजरती है जो उसे प्रतिरोध देता है, जैसे कि कोई तार या आपका अपना शरीर, तो उस ऊर्जा का एक हिस्सा गर्मी में बदल जाता है। और यही वह चीज है जो मूल रूप से एक बल्ब को जलाती है या एक टोस्टर को सुबह सुबह आपका ब्रेड सेंकने देती है जब आप नाश्ता करने बैठते हैं। घर की सामान्य बिजली के साथ अगर बहुत ज्यादा बिजली आपके शरीर से गुजर जाए तो झूल प्रभाव आपको अंदर से जला सकता है, क्योंकि आपके ऊतक प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध वही गर्मी जिसके बारे में बात हो रही है, मैं बता रहा था। लेकिन टेस्ला ने जो जादुई चीज खोजी वह यह है कि बहुत ही उच्च आवृत्तियों पर बिजली अब आपके अंगों के प्रतिरोध के खिलाफ नहीं धकेलती, बल्कि बस सतह पर फिसल जाती है या बिना किसी घर्षण के संचारित हो जाती है। इसे समझने के लिए कल्पना करो जैसे कार इतनी तेज हो जाए कि वह अब सड़क को छूती ही ना हो और इससे बच जाए, इसलिए टायर गर्म हो जाते हैं घर्षण के कारण। और अंत में आता है कैपेसिटिव कपलिंग। यही इस वीडियो की सबसे आकर्षक अवधारणा है। कल्पना करो कि तुम्हारे पास दो धातु की प्लेटें हैं जो एक कांच से अलग की गई हैं। अगर तुम सामान्य बिजली पास करने की कोशिश करो तो कांच उसे रोक देता है, क्योंकि कांच एक इंसुलेटर है। लेकिन अगर तुम टेस्ला की उच्च आवृत्ति का इस्तेमाल करो तो ऊर्जा एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक बिना किसी तार के और कांच को एक अदृश्य पुल की तरह इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि हमने पहले ही तय किया है कि तुम्हारी कोशिका एक कंडेंसर है, यानी दो चालक प्लेटें जिनके बीच में एक इंसुलेटर है। कैपेसिटिव कपलिंग मूल रूप से वही तकनीक है जो टेस्ला की कॉइल की ऊर्जा को सीधे तुम्हारी कोशिका में प्रवेश करने देती है बिना उसे तोड़े। झिल्ली वास्तव में तुम्हारी कोशिकाओं के लिए वायरलेस चार्जिंग है। टेस्ला को ट्वेन को इलेक्ट्रिक सुइयों से चुभाने की जरूरत नहीं थी, वह बस उसे सही फ्रीक्वेंसी के पास रखता था और उसकी कोशिकाएं विद्युत क्षेत्र के माध्यम से ऊर्जा को अवशोषित कर लेती थीं, ठीक वैसे ही जैसे आज तुम्हारा फोन इंडक्शन बेस पर चार्ज होता है। उसे एहसास हुआ कि हम सचमुच ट्यून की जा सकने वाली एंटेना है। एक पुराने रेडियो उपकरण के बारे में सोचो।
अपना पसंदीदा स्टेशन सुनने के लिए तुम्हें डायल घुमाना पड़ता है, जब तक कि उपकरण की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मेल न खा जाए। और यही है अनुनाद, रेजोनेंस। जब वे मेल खाते हैं, ऊर्जा बहती है और संगीत एकदम साफ सुनाई देता है। लेकिन अगर तुम डायल पर 1 मिलीमीटर भी हिलते हो, तो बस शोर, स्थैतिक और विकृति ही सुनाई देती है। तो टेस्ला का कहना था कि स्वास्थ्य वही स्थिति है जिसमें तुम्हारा जैविक हार्डवेयर जीवन की फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह से ट्यून होता है। और बीमारी, उनके लिए यह कोई बुरी शक्ति नहीं थी, बल्कि ट्यूनिंग की कमी थी। जब तुम्हारी कोशिका अपना चार्ज खो देती है और उन -70 मिलीवोल्ट से नीचे चली जाती है, जिनका मैंने जिक्र किया था, उसकी अनुनाद फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। बस उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, वह शोरगुल वाली हो जाती है और अपने वातावरण की सही जानकारी लेना बंद कर देती है और एक अराजक तरीके से कंपन करने लगती है। टेस्ला अपनी कॉइल्स का इस्तेमाल एक सफाई क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए करते थे, और जब शरीर को एक सामंजस्यपूर्ण और शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी के संपर्क में लाया जाता था, तो वह कोशिकाओं को उनकी मूल कंपन अवस्था में लौटने के लिए मजबूर कर देता था। यह ऐसा है जैसे आप एक बेसुरा ट्यूनिंग फोर्क, डैपेसॉन, को एक बिल्कुल सही बजने वाले ट्यूनिंग फोर्क से टकरा दें। सिर्फ सहानुभूति के कारण बेसुरा ट्यूनिंग फोर्क भी आखिरकार सही गति से कंपन करने लगता है। लेकिन एक पल के लिए मेरे साथ रुकिए, सांस लेना। मुझे पता है कि जो मैं आपको बता रहा हूं वह आपको अजीब लग सकता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लेकिन असल में यह आपके सोचने से कहीं ज्यादा सरल है। अगर आपके रेडियो की आवाज खराब है, तो आप फर्नीचर को कूड़ेदान में नहीं फेंक देते। सिर्फ आपको बस सही स्टेशन खोजना है। और हम यहां जो कर रहे हैं वह मूल रूप से ध्यान केंद्रित करना सीख रहे हैं। धन्यवाद। आपका अपना डायल। इसलिए अगर आपको हर छोटी बड़ी बात समझ में ना आए तो चिंता ना करें, अभी तकनीशियन की आवश्यकता है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह समझें कि आप अपनी आवृत्ति को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। इस सब में एक महत्वपूर्ण जैव भौतिक अवधारणा सामने आती है, आपके ऊतकों का परावैद्युत स्थिरांक। टेस्ला यह समझ गए थे कि हमारे शरीर में मौजूद तरल पदार्थ और वसा यह निर्धारित करते हैं कि हमारा एंटीना कितनी अच्छी या बुरी तरह से प्रतिध्वनित होता है। अगर आपके ऊतक विषाक्त हैं या निर्जलित हैं, तो आपका परावैद्युत स्थिरांक बदल जाता है, आपकी एंटीना अप्रभावी हो जाती है और आप हस्तक्षेप पकड़ने लगते हैं। और यहीं पर दो मतों का टकराव होता है। रासायनिक चिकित्सा आपको कहती है कि इस गोली को लो ताकि उस आक्रमणकारी को मार सको, और टेस्ला आपसे कहते, अपनी आवृत्ति बढ़ाओ, अपने संधारित्र को चार्ज करो और अपनी एंटीना को ट्यून करो। अगर आपकी कंपन सही है, तो आक्रमणकारी आपकी कार्य आवृत्ति के पास भी नहीं आ पाएगा। यही टेस्ला आपसे कहते, क्योंकि टेस्ला इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अगर हम शरीर को सही आवृत्तियों में स्नान कराएं, तो न केवल हम रोगजनकों को शुद्ध अनुनाद के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं, जैसे जब टेनोर सही सुर पकड़ता है तो क्रिस्टल का प्याला फट जाता है, बल्कि इसके अलावा हम मानव क्षमता को ऐसे स्तर तक पहुंचा सकते हैं जो आज भी हमें विज्ञान कथा जैसा लग सकता है। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ पिछली सदी का एक सिद्धांत है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप इस अनुनाद प्रोग्रामिंग को आज ही कैसे लागू कर सकते हैं ताकि अपने बायोफील्ड की रक्षा कर सकें। एक ऐसी दुनिया में जो सचमुच हर पल आपको अपनी धुन से बाहर करने की कोशिश कर रही है। इस बिंदु पर पहुंचकर आपको वह सवाल खुद से पूछना होगा जो 21वीं सदी में जीवित रहने वालों और पीड़ितों के बीच फर्क करता है। अगर हम एंटेना हैं और हम कंडेंसर हैं, जो कि हम हैं, तो आज हमें अपनी सिंटोनिया बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? और इसका जवाब बहुत ही सरल है। हम उस चीज में जी रहे हैं जिसे मैं या तुम भी समझ सकते हो, हस्तक्षेपों का एक सूप कह सकता हूं। और टेस्ला एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां विद्युत चुंबकीय शांति लगभग पूर्ण थी। लेकिन आज तुम लगातार कृत्रिम आवृत्तियों की बमबारी में डूबे हुए हो। एक तरफ वाईफाई, मोबाइल टेलीफोनी, सैटेलाइट्स। आपके जैविक हार्डवेयर के लिए ये ऐसे है जैसे किसी हैवी मेटल कॉन्सर्ट के बीच में फुसफुसाहट सुनने की कोशिश करना।
ये शुद्ध शोर है। और यहीं पर आपके बायोफील्ड की सुरक्षा के लिए असली बायोफिजिकल प्रोग्रामिंग काम आती है। टेस्ला ने खोजा कि किसी एंटीना को इंटरफेरेंस से बचाने के लिए बस उसे चयनशील होना चाहिए। देखिए कितनी सरलता है इसमें। और आपकी चयनशीलता आपके ऊतकों की एक विशेषता पर निर्भर करती है, जिसे पारंपरिक चिकित्सा अक्सर नजरअंदाज कर देती है, पाइजोइलेक्ट्रिसिटी। अपने शरीर की कल्पना मांस और हड्डी के रूप में नहीं, बल्कि एक असली लिक्विड क्रिस्टल सेमीकंडक्टर के रूप में करें। आपका कोलेजन, आपकी फैशिया, जो आपके हर अंग को घेरने वाला जाल है, एक क्रिस्टलीय संरचना है। हम इसे पहले भी अन्य वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन अब आता है असली रहस्य। क्या आप संयोग से उन जूतों को जानते हैं जो बच्चे पहनते हैं और जो हर कदम पर जल उठते हैं? निश्चित रूप से जानते होंगे। देखिए, उन जूतों में एक छोटा सा सेंसर होता है, जो जब बच्चा जूते की तलवे को जमीन पर दबाता है तो उस दबाव को एक चमकदार रोशनी में बदल देता है। तो बात यह है कि आप भी उसी जूते की तरह हैं। आपका कोलेजन और आपकी हड्डियां क्रिस्टल की तरह हैं, जो किसी भी गति के दबाव से अपने आप बिजली उत्पन्न करते हैं। अगर आप चलते हैं, चलते फिरते हैं या स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी कोशिकाओं में रोशनी होती है। लेकिन अगर आप सोफे पर बैठ जाते हैं और घंटों तक एक ही जगह पर चुपचाप रहते हैं तो आपके जैविक सिस्टम की रोशनी टिमटिमाने लगेगी, जब तक कि वह पूरी तरह बुझ ना जाए। यही है पाइजोइलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसा आंदोलन जो आपकी अपनी जीवन चिंगारी में बदल जाता है, ताकि आपकी कोशिकाओं के कंडेंसर को चार्ज रखा जा सके। और टेस्ला जानते थे कि अगर हार्डवेयर मजबूत है और आंतरिक कंपन शक्तिशाली है तो बाहरी शोर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग में इसे हम उच्च सिग्नल टू नॉइज अनुपात कहते हैं। अगर आपका सिग्नल मजबूत है तो आपके पड़ोसी का वाईफाई आपकी सेहत के लिए अप्रासंगिक है। लेकिन अगर आपका सिग्नल कमजोर है क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड हैं, आप हिलते डुलते नहीं हैं या आपके शरीर के तरल पदार्थ जमे हुए हैं, तो कोई भी बाहरी फ्रीक्वेंसी आपके जैविक रिमोट कंट्रोल पर नियंत्रण पा सकती है। और हम अपनी अनुनाद को इस वाकई शत्रुतापूर्ण वातावरण में अजेय कैसे बना सकते हैं जिसमें हम रहते हैं? चाबी आधुनिक दुनिया से भागने में नहीं है, बल्कि अपने खुद के ऑसिलेटर को मजबूत करने में है। और मैं यहां तुम्हें 3 इंजीनियरिंग की क्रियाएं सुझा रहा हूं, जिनकी मुझे पूरी उम्मीद है कि टेस्ला तुरंत ही मंजूरी दे देते। पहली बात, अपने डाइलेक्ट्रिक का अच्छा रखरखाव करो, यानी तुम्हारी कोशिका झिल्ली को उच्च गुणवत्ता वाली वसा और चालक खनिजों की जरूरत होती है। अगर तुम सस्ते सामान से एक कंडेंसर बनाने की कोशिश करोगे तो चार्ज बाहर निकल जाएगा। मैं जो समुद्री सालिना की कच्ची नमक तुम्हें आमतौर पर सुझाता हूं, वह खाने का मसाला नहीं है, बल्कि वही इलेक्ट्रोलाइट है जो तुम्हारी एंटीना को गूंजने की क्षमता देता है। दूसरी बात, प्राकृतिक वायरलेस चार्जिंग पर ध्यान दो। टेस्ला अपनी कॉइल्स में स्नान करता था, लेकिन तुम्हारे पास एक प्राकृतिक कॉइल है जो एक 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, सूरज। इंफ्रारेड लाइट वह फ्रीक्वेंसी है जो तुम्हारी कोशिकाओं के पानी को चार्ज करती है, जिससे वह एक एक्सक्लूजन बैटरी बन जाती है जो बिना किसी मेहनत के -70 मिलीवोल्ट को बनाए रखती है। धूप में जाओ। तीसरा, धरती के साथ ट्यूनिंग। ग्राउंडिंग या अर्थिंग कोई रहस्यमय फैशन नहीं है जिसे मैं तुम्हें सुझा रहा हूं। मूल रूप से यह तुम्हारे कंडेंसर की अतिरिक्त स्थैतिकता को खाली करना है और खुद को शूमन फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करना, जो धरती की धड़कन है और तुम्हारे सिस्टम के लिए एक असली मास्टर क्लॉक की तरह काम करती है। और यहां तुम देखोगे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इस बार अर्थिंग के बारे में बात करते हुए, जैसा कि मैंने कई बार किया है, पहली बार मैंने तुम्हें शूमन फ्रीक्वेंसी का नाम लिया है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि शायद यह ग्रह की इंजीनियरिंग के सबसे सुंदर हिस्सों में से एक है और मैं इसे निकोला टेस्ला पर इस वीडियो के लिए बचाकर रखना चाहता था। देखो, तुम धरती को ऐसे सोचो जैसे वह एक विशाल और खोखली घंटी हो। एक तरफ तुम्हारे पास वह जमीन है जिस पर हम चलते हैं, जो कि चालक है, और हमारे सिर के लगभग 100 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की एक परत है जिसे आयनमंडल कहते हैं, जो भी चालक है।
और देखो, जो जगह बीच में बचती है उसे इंजीनियरिंग में हम इतनी सरलता से अनुनाद गुहा, रेजोनेंस कैविटी कहते हैं। यानी यही वह जगह है जहां जादू होता है। और अब सवाल यह है कि उस घंटी पर कौन चोट करता है। देखो, इसका जवाब तुम्हें हैरान कर देगा। बिजली। हर सेकंड दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगभग 50 बार बिजली गिरती है, और इन विशाल चिंगारियों में से हर एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है, जो ग्रह के चारों ओर घूमने लगती है, जमीन और आयनमंडल की छत के बीच उछलती रहती है। और चूंकि जगह हमेशा एक ही रहती है, ये तरंगें अंततः एक स्थायी संगीत स्वर बना देती हैं, एक तरह की बहुत ही कम आवृत्ति वाली गूंज जो पूरे ग्लोब को घेर लेती है। और यह स्वर 7.83 हर्ट्ज का होता है। और यहीं पर यह बात हमारे लिए बेहद दिलचस्प हो जाती है। देखो, कितनी हैरानी की बात है कि जब इंसान शांत और रचनात्मक अवस्था में होता है, यानी जब उसके मस्तिष्क में अल्फा तरंगें होती हैं, तो वे भी ठीक उसी 7.83 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करती हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि जैसा कि तुम अच्छी तरह जानते हो, हमने लाखों सालों तक उसी घंटी के भीतर विकास किया है जिसकी कल्पना मैंने तुम्हें करवाई थी। और हमारा मस्तिष्क इसे एक संदर्भ संकेत के रूप में इस्तेमाल करता है। यह वह मुख्य घड़ी है जो तुम्हारी कोशिकाओं से कहती है, सुनो, हम पृथ्वी पर हैं। यही वह लय है जिस पर काम करना है। और इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निकोला टेस्ला ने इस वैश्विक स्पंदन को अपने कोलोराडो स्प्रिंग्स के अपने प्रयोगशाला में बहुत पहले ही पकड़ लिया था, इससे पहले कि भौतिक विज्ञानी विनफ्रेड शुमान ने इसे पिछली सदी के 50 के दशक में आधिकारिक रूप से वर्णित किया। टेस्ला जानते थे कि अगर हमें ऊर्जा या स्वास्थ्य को वायरलेस तरीके से प्रसारित करना है, तो हमें पृथ्वी की अपनी धुन का उपयोग करना होगा ताकि सिस्टम में कोई नुकसान ना हो। और उन्होंने न केवल इसे पहचाना, बल्कि इसे दुनिया को स्वस्थ करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश भी की। वह जानते थे कि हमें तारों की जरूरत नहीं है, और हमें बस पृथ्वी के उस तार जाल के साथ तालमेल बिठाना है जो वह हमें हर दिन मुफ्त में देती है। और जब मैं तुमसे कहता हूं कि वाईफाई या टेलीफोन टावर हमें सिंटोनिया से बाहर कर देते हैं, तो इसका कारण यह है कि ये उपकरण अरबों हर्ट्ज की आवृत्तियों पर चिल्लाते हैं और उसे ढक देते हैं, पृथ्वी के 7.83 हर्ट्ज की कोमल फुसफुसाहट को। ये ऐसा है जैसे तुम अपनी मां की धड़कन को सुनने की कोशिश करो, जबकि पास में निर्माण स्थल पर हैमर मशीनें चल रही हों। ग्राउंडिंग करना यानी धरती को छूना बस अपनी व्यक्तिगत एंटीना को उस मूल धड़कन से फिर से जोड़ना है, ताकि तुम्हारा सिस्टम फिर से जान सके कि अभी कौन सा समय है। और टेस्ला का कहना था कि अगर हम बायोफील्ड को व्यवस्थित रख सकें, तो मानव शरीर उन ऊतकों को भी पुनर्जीवित करने में सक्षम होगा जिन्हें आज हम खोया हुआ मानते हैं। वह कहते थे कि बीमारी महज एक विद्युत भूल है। और जरा सोचो, अगर तुम्हारे शरीर ने कंपन करना भूल गया है, तो उसे किसी रासायनिक सज्जा की नहीं, बल्कि एक साधारण पुनर्मिलन या याद दिलाने की जरूरत है। उसे जरूरत है कि कोई उसके कान में सही फ्रीक्वेंसी फुसफुसाए ताकि वह जाग सके। और यहीं से कहानी अजीब हो जाती है, क्योंकि देखो, एक समय था जब हम सब ये जानते थे। एक समय था जब उस विद्युत संगीत को याद करना कई घरों में सामान्य बात थी, और फिर भी हमें भूलने के लिए मजबूर किया गया, हमें जबरदस्ती अलग कर दिया गया। और अब आगे मैं अब इस कहानी के सबसे अंधेरे और साथ ही सबसे उज्जवल हिस्से में प्रवेश करने जा रहा हूं। वे उच्च आवृत्ति की थेरेपी जिन्हें मानचित्र से मिटा दिया गया था, और कैसे टेस्ला ने साबित किया कि बिजली वास्तव में जीवन का मूल ईंधन है। तैयार हो जाओ यह समझने के लिए कि इलाज करना बस हार्डवेयर को फिर से जोड़ना है। यहीं से हम असहज सत्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वह सत्य जो एक सदी से भी अधिक समय तक व्यावसायिक हितों की परतों के नीचे छुपा रहा है। क्योंकि अगर टेस्ला की तकनीक इतनी प्रभावी थी, तो आज हर अस्पताल में एक कॉइल क्यों नहीं है? खुद से यह सवाल करो।
और इस सिद्धांतों की टक्कर को समझने के लिए हमें एक पल के लिए 20वीं सदी की शुरुआत में जाना होगा। उस समय चिकित्सा एक चौराहे पर खड़ी थी। या तो हम टेस्ला और बायोफिजिक्स के रास्ते पर चलते, शरीर को एक विद्युत संरचना के रूप में समझते, या फिर उस रासायनिक उद्योग के रास्ते पर चलते जो उस समय जन्म ले रहा था और अणुओं को पेटेंट कराने की कोशिश कर रहा था। तुम जानते हो किसने जीत हासिल की? यह सिद्धांत थोप दिया गया कि शरीर एक तरह की रासायनिक टेस्ट ट्यूब है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, एक ऐसी तकनीक मौजूद थी जो टेस्ला के विचारों और तुम्हारी रोजमर्रा की सेहत के बीच सीधा पुल थी। और यहां मैं तुम्हें उच्च आवृत्ति की थेरेपीज के बारे में बता रहा हूं। और खास तौर पर मैं एक ऐसी वस्तु की बात कर रहा हूं जो आज विज्ञान कथा जैसी लगती है, लेकिन तुम्हारी दादी नानी इसे अच्छी तरह जानती थीं। संभवतः वे वायलेट रे को बहुत अच्छी तरह जानती थीं। और वह वायलेट रे असल में क्या था? तो सोचो, एक छोटा सा चमड़े का ब्रीफ केस जिसे खोलने पर एक बैकलाइट का हैंडल और कई अजीबोगरीब आकार की कांच की ट्यूबें दिखाई देती थीं। जब इसे प्लग इन किया जाता और कांच को त्वचा के पास लाया जाता तो ट्यूब एक जादुई और चमकदार बैंगनी रोशनी से जगमगा उठती थी। और वह कोई साधारण बल्ब नहीं था, बल्कि टेस्ला की उच्च आवृत्ति से उत्तेजित एक नोबल गैस थी। और जब वह तुम्हारी त्वचा को छूता तो तुम्हें एक गर्म झंझनाहट महसूस होती और एक बहुत ही खास खुशबू आती, जैसे गर्मियों की आमतौर पर होने वाली बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू आती है। और वह खुशबू ओजोन की थी जो वहां बनती थी, बिजली के डिस्चार्ज के कारण। उस समय के लोग इसका इस्तेमाल हर चीज के लिए करते थे, पीठ दर्द के लिए, त्वचा को ठीक करने के लिए, या बस काम से लौटने के बाद थकान दूर करने के लिए। और वे खुद को मरीज नहीं समझते थे, वे खुद को अपनी ऊर्जा के इंजीनियर मानते थे। यह टेस्ला की प्रयोगशाला का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखने जैसा था। अपनी नाइट टेबल पर सोने से पहले अपने सेलुलर कंडेंसर को रिचार्ज करते हुए। लेकिन इन उपकरणों के साथ क्या हुआ? ये अब तुम्हारी नाइट टेबल पर क्यों नहीं है? और ऐसा नहीं था कि वे काम करना बंद कर दिए थे। असल में ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वे उस नए बिजनेस मॉडल में फिट नहीं बैठते थे जो बनाया जा रहा था। एक ऐसा उपकरण जिसे आप एक बार खरीदते हैं और जो पूरी जिंदगी चलता है और जो उसी ऊर्जा से चलता है जिससे ग्रह घूमते हैं, वह न तो मासिक सब्सक्रिप्शन बनाने देता है और न ही लगातार निर्भरता पैदा करता है। व्यापार का पलड़ा उस रासायनिक अणु की ओर झुक गया जो खत्म हो जाता है और जिसे हर दिन फिर से लेना पड़ता है। और ऐसे ही जो पहले घरेलू स्वास्थ्य की एक आम उपकरण हुआ करता था, समय के साथ इसे ठगबाजी का नाम दे दिया गया और घरों से बाहर कर दिया गया, यहां तक कि आखिरकार नई नियमावली ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। टेस्ला ने कुछ ऐसा साबित किया जिसे आज हम, जैसा कि मैंने कहा, विज्ञान कथा जैसा मानते हैं, कि बिजली कोई बाहरी खतरा नहीं है बल्कि जीवन का मूल ईंधन है। और देखो, पारंपरिक चिकित्सा बीमारी को एक दुश्मन के रूप में देखती है जिसे रसायनों से झड़ देना होता है, लेकिन टेस्ला, जैसा कि मैंने कहा, इसे बस एक चार्ज की कमी के रूप में देखते थे। चिकित्सा करना लड़ाई करना नहीं है। चिकित्सा करना हार्डवेयर को इलेक्ट्रॉनों के स्रोत से फिर से जोड़ना है। इसे इस तरह से सोचो, अगर तुम्हारा फोन डिस्चार्ज हो जाए तो क्या तुम प्रोसेसर को रसायनों से ठीक करने की कोशिश करते हो, है ना? या फिर नहीं? तुम बस उसे बिजली से जोड़ते हो और तुम्हारी कोशिकाएं भी बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं। जब मैं तुमसे उन -70 मिलीवोल्ट्स को बनाए रखने की बात करता हूं, तो मैं तुम्हें उस न्यूनतम दबाव के बारे में बता रहा हूं जो जीवन के लिए जरूरी है। टेस्ला का कहना था कि शरीर को उच्च आवृत्ति की धाराओं में स्नान कराने से झिल्ली की क्षमता वैश्विक रूप से बढ़ जाती है। यानी तुम सिर्फ जिगर या फेफड़े का इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरे शरीर की बुनियादी संरचना को चार्ज कर रहे थे। और यहीं पर हम टेस्ला की इंजीनियरिंग का असली रहस्य खोजते हैं, जिसे मैं शुद्धिकरण कहता हूं, अनुनाद के माध्यम से। देखो, क्या तुम्हें याद है, मैंने पहले कारूजो
उस ओपेरा गायक और क्रिस्टल के गिलास के बारे में क्या बताया था? मैंने तुम्हें बताया था कि गिलास चीख या गाने की ताकत से नहीं टूटता, बल्कि इसीलिए टूटता है क्योंकि गायक वही सटीक सुर पकड़ लेता है जो क्रिस्टल को कंपन में ला देता है। तो अब इसे अपने भीतर होने वाली चीजों पर लागू करो। हर वायरस, हर रोगजनक बैक्टीरिया, हर परजीवी जो तुम्हारे शरीर में घुसने की कोशिश करता है, उसकी अपनी एक खास ध्वनि होती है, अपनी खुद की कंपन की आवृत्ति होती है। और होता यह है कि ये सुर अक्सर बहुत निचले, अनियमित और सबसे बढ़कर बहुत नाजुक होते हैं। ये घटिया गुणवत्ता वाले छोटे कांच के गिलासों की तरह होते हैं, धन्यवाद, जो एक अराजक तरीके से कंपन करते हैं। इसके विपरीत तुम्हारी स्वस्थ कोशिकाएं बड़ी, भारी और मजबूत कांस्य की घंटियों की तरह होती हैं। और जब टेस्ला तुम्हें उन उच्च आवृत्ति वाली धाराओं में स्नान कराता है, तो वह मूल रूप से इतनी शुद्ध और इतनी शक्तिशाली ध्वनि उत्पन्न करता है कि कुछ अद्भुत घटित होता है। तुम्हारी कोशिकाएं, वे कांस्य की घंटियां बस ऊर्जा को सोख लेती हैं और खुशी से कंपन करने लगती हैं, अपनी बैटरी को -70 मिलीवोल्ट तक रिचार्ज कर लेती हैं। लेकिन उन आक्रमणकारियों के लिए वही ध्वनि एक भूकंप की तरह होती है। इतनी उच्च ऊर्जा के साथ तालमेल न बिठा पाने के कारण उनकी संरचनाएं इतनी जोर से कांपने लगती हैं कि सचमुच वे कांच के गिलास की तरह फट जाती हैं, शुद्ध भौतिकी के कारण बिखर जाती हैं। और यह ऐसा है जैसे तुम धूल से भरे कमरे में जाओ और एक ऐसा स्पीकर चालू कर दो जिसकी कंपन इतनी परिपूर्ण हो कि धूल फर्नीचर पर टिक ही न सके और खिड़कियों से बाहर उड़ जाए। टेस्ला बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई जहर नहीं ढूंढ रहे थे, वो बस जीवन का वॉल्यूम बढ़ा देते थे। उन्हें पता था कि जब तुम्हारा शरीर पर्याप्त तीव्रता से कंपन करता है तो बीमारी को वहां टिकने की कोई जगह नहीं मिलती। ये एक पूर्ण सफाई है जिसमें रसायनों का उपयोग नहीं होता, बल्कि केवल बिजली की ध्वनि का इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से उसकी कॉइल्स के साथ एक सत्र के बाद लोग न सिर्फ खुद को ठीक महसूस करते थे, बल्कि अंदर से साफ भी महसूस करते थे, जैसे उनके हार्डवेयर के हर कोने में एक इलेक्ट्रिक झाड़ू फिरा दी गई हो। बायोफिजिक्स हमें बताती है कि कैपेसिटिव कपलिंग से ऊर्जा गहराई तक ऊतकों में प्रवेश कर सकती है बिना किसी थर्मल नुकसान के। यह एक गहरी रिचार्जिंग है जो आपके तरल पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक को प्रभावित करती है। और टेस्ला कहते थे कि यह इलेक्ट्रॉनों का स्नान न केवल बीमारी को दूर करता है, बल्कि थकान और मानसिक जड़ता को भी साफ कर देता है। और त्रासदी यह है कि हमें बिजली से डरना सिखाया गया, जबकि हमें रसायनों पर निर्भर बना दिया गया। हमें बताया गया कि हम कार्बन के प्राणी हैं, जबकि वास्तव में हम प्रकाश और वोल्टेज के प्राणी हैं। लेकिन देखो, जैविक संप्रभुता ठीक इसी में है। इसे फिर से हासिल करने में मूल इंजीनियर के अनुसार यह समझना जरूरी है कि अगर तुम अपना कंडेंसर चार्ज रखो और अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून रखो, तो हार्डवेयर खुद ब खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि प्रकृति कभी डिजाइन में गलती नहीं करती, बस उसे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की कमी होती है। और यही मैं चाहता हूं कि तुम एक सेकंड के लिए रुक जाओ। अगर तुम थका हुआ महसूस करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर पहले जैसा जवाब नहीं दे रहा, तो इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा हार्डवेयर पुराना या टूटा हुआ है, बल्कि यह है कि तुम्हें यह यकीन दिला दिया गया है कि तुम रसायनों के पुर्जों का एक ढेर हो जिसे लगातार पैचिंग की जरूरत है, जबकि असल में तुम्हें सिर्फ अपना वोल्टेज वापस पाना है। निकोला टेस्ला ये जानते थे, वे समझते थे कि जैविक संप्रभुता कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे हमारे सामने मेडिकल टैग्स के पहाड़ों के नीचे छुपा दिया गया है। और यही वजह है कि सब कुछ खोज लेने के बावजूद टेस्ला ने अपने दिन ऐसे खत्म किए जो बहुतों को दुखद लग सकते हैं, लेकिन आज हमारे लिए उसका एक नया अर्थ है, पूरी तरह से नया। उन्होंने अपने आखिरी दिन न्यूयॉर्कर होटल के एक कमरे में बिताए, कबूतरों और उन योजनाओं के बीच जिन्हें दुनिया अभी समझने के लिए तैयार नहीं थी। कई लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वे बस बहुत अकेले थे, ऐसी तरंग पर थे जिसे बाकी लोग समझ भी नहीं सकते थे।
सुन भी नहीं सकते थे। वे जानते थे कि भविष्य की चिकित्सा फार्मेसी में नहीं बल्कि तरंगों के अध्ययन में होगी। और वे कहते थे कि जिस दिन विज्ञान गैर भौतिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू करेगा, वह एक दशक में उतनी प्रगति करेगा जितनी अपनी पूरी पिछली शताब्दियों में नहीं कर पाया। मार्क ट्वेन के साथ वे सत्र केवल थेरेपी नहीं थे, वे एक मौलिक सत्य का प्रदर्शन थे जिसे आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं या दे रहा हूं। तुम्हारा शरीर एक स्वघोषित जीव है और उसकी ऊर्जा को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ट्वेन 74 साल की उम्र तक जीवित रहे, जो उनके समय के लिए एक उल्लेखनीय आयु थी, और वे हमेशा टेस्ला की उन विद्युत तरंगों को जीवनदायिनी अमृत के रूप में याद करते थे जिसने उन्हें फिर से जीवन से भर दिया था। लेकिन वह कोई जादुई अमृत नहीं था, वह तो शुद्ध भौतिकी थी जिसे जीव विज्ञान पर लागू किया गया था। और आज 21वीं सदी के बीच में हम उसी तरह के एक चौराहे पर खड़े हैं जैसे उस समय थे। हमारे पास दुनिया की सारी तकनीक है, फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा असंतुलित हैं। इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए यह कहानी लेकर आया हूं, और ये इसलिए नहीं कि तुम इसे खोजो या कोई पुरानी टेस्ला कॉइल ढूंढो जो कि आज भी मिल सकती है, बल्कि इसलिए कि तुम समझ सको कि तुम्हारे स्वास्थ्य पर अधिकार वापस पाने की शुरुआत तुम्हारे वोल्टेज को पुनः प्राप्त करने से होती है। तुम एक उच्च आवृत्ति का संधारित्र हो, और हर बार जब तुम सूरज की रोशनी तलाशते हो, हर बार जब तुम नंगे पांव जमीन को छूते हो, हर बार जब तुम अपनी कोशिकाओं को खनिजों से भरपूर जल से हाइड्रेट करते हो, तो तुम वही कर रहे हो जो टेस्ला ने ट्वेन के साथ किया था। तुम अपनी विद्युत संयंत्र का स्विच ऑन कर रहे हो। तुम उस -70 मिलीवोल्ट के क्षेत्र को मजबूत कर रहे हो जो तुम्हें शोर और वातावरण की अराजकता से सुरक्षित रखता है। किसी को भी यह मत मानने दो कि तुम कोई दोषपूर्ण प्रणाली हो या तुम्हें लगातार रासायनिक पैच की जरूरत है। तुम्हारा हार्डवेयर बिल्कुल परफेक्ट है, और तुम्हारा डिजाइन प्राकृतिक इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति है। ईश्वर और महान सृष्टिकर्ता का हाथ इसके पीछे है। तुम्हें बस अपने शरीर में जीवन के प्रोग्राम को बिना किसी त्रुटि के चलाने के लिए उपयुक्त विद्युत दबाव बनाए रखने की आवश्यकता है। और जैसा कि टेस्ला ने कहा था, मुक्त ऊर्जा हमारे चारों ओर है। हमें बस यह सीखना है कि उससे कैसे जुड़ना है। मैं अपनी ओर से यहीं रहूंगा, इस चैनल पर इन भूली हुई कथाओं को बचाते हुए और बायोफिजिक्स का अनुवाद करते हुए, ताकि तुम अंततः अपनी खुद की जीवन शक्ति के संप्रभु वास्तुकार बन सको। क्योंकि जब तुम समझ जाओगे कि तुम स्वयं बिजली हो, तो तुम अंधेरे से डरना छोड़ दोगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि यह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो आप मेरा बहुत बड़ा उपकार करेंगे अगर आप इसे साझा करें, क्योंकि इससे मुझे उस ज्ञान को फैलाने में मदद मिलेगी जिसे मैं वास्तव में आवश्यक मानता हूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो, और मैं आपकी टिप्पणियों को पढ़ूंगा।